चलो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश की प्रकृति एवं प्रवर्तन। सबसे पहले आता है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश किसे कहते हैं और यह प्रकाश की घटना की व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो प्रकाश जो होता है एक ऊर्जा का रूप होता है जो स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन किसी वस्तु को देखने की क्षमता क्या करता है, प्रदान करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु को पड़ता है तो प्रकाश की किरणें पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों तक आती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर बात हम यहाँ निर्वात उत्पन्न कर दे तो क्या हम इस प्रकाश को जो लिखे हैं क्या देख पाएंगे? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखो, प्रकाश को देखने के लिए हमें क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आएगा नहीं तब तक हम देख नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर माध्यम नहीं मिलता। अगर यह निर्वात उत्पन्न कर दे तो माध्यम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगन्स। उन्होंने कहा था कि जब प्रकाश की किरण गमन करती है तो एक काल्पनिक माध्यम में गमन करती है। उस काल्पनिक माध्यम को हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं उसे? ईथर। अब यह ईथर है क्या? बहुत सारे वैज्ञानिक इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन इसे काल्पनिक माध्यम क्या किया गया, मान लिया गया। और अगर निर्वात यह उत्पन्न कर दे तो वो रिफ्लेक्ट होकर जो आने वाली प्रकाश की किरण है उस ऊर्जा को लेके नहीं आ पाएगी, जिसके चलते हम प्रकाश को किसी वस्तु को क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रकाश जो होता है एक भौतिक कारक होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। ये पहला गुण होता है कि यह निर्वात में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। ये वायु में भी क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। इसके बाद दूसरा गुण होता है क्या कि ये किसी वस्तु पर क्या होता है, आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा और तभी हम उस वस्तु को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसके बाद प्रकाश में क्या होती है, अपनी एक ऊर्जा निहित होती है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊर्जा मतलब ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। हाँ, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमें उस किसी वस्तु को दिखा रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये कार्य करने की इसमें क्षमता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऊर्जा। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि होता है क्या, किरण। प्रकाश को कहा जाए कि ये गमन कैसे करता है तो क्या बताया जाएगा, क्या सरल रेखा में गमन करता है या एक तरंग के रूप में गमन करता है? तो जब हम किरण की परिभाषा देंगे तो कहेंगे कि प्रकाश के सरल एक रेखीय दिशीय गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, जो एक ही रेखा में गमन करती है। लेकिन वास्तव में इसके गमन पथ दो तरह से होते हैं। तो कैसे कैसे होते हैं? तो एक होता है कि ये किरण के रूप में गमन करेगी, तो ये दूसरा होता है क्या कि ये तरंग के रूप में गमन करती है। तो इसको खंडित करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हाइगन्स। हाइगन्स ने कहा था कि जब प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वे द्वैत नेचर को, डबल नेचर को प्रदर्शित करती है, यानी कि द्वैत प्रकृति को क्या करती है, दर्शाती है। द्वैत प्रकृति क्या है? जब प्रकाश की किरणें अगर निर्वात या वायु में गमन करती है, ठीक है, तो वो एक तरंग के रूप में गमन करती है। निर्वात या वायु में गमन करती है तो एक तरंग के रूप में गमन करती है, मतलब एक लहरों के रूप में, तरंग की जगह पे बोलो, लहरों के गमन पथ को क्या कहते हैं, तरंग। तो जब प्रकाश की किरणें जो होती है जब निर्वात या वायु में गमन करती है तो एक तरंग के रूप में गमन करती है, जबकि किसी द्रव्यात्मक माध्यम के साथ जब गमन करती है तो उसमें एक कण के रूप में गमन करती है, जिसको न्यूटन ने क्या कहा, बताया। और इस चीज को खंडित करके हाइगन्स ने कहा कि द्वैत नेचर यानी डबल प्रकृति को रखता है। इस तरह कहा जाए तो प्रकाश का गमन पथ जो होता है किरण के रूप में होता है, एक तरंग के रूप में होता है। किरण के रूप में
जब होता है तो वो सरल रैखिक गमन पथ होता है, जबकि जब तरंग के रूप में होता है तो एक लहरों की पथ की तरह क्या करता है, गति करता है। इसके बाद आता है दूसरा हेडिंग होता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक साथ गमन करती है तो उसे प्रकाश का समूह कहते हैं, जिसे प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जब बहुत सारी किरणें, मान लो कि देखो यहाँ से बहुत सारी किरणें क्या होगी, गमन कर रही है, तो जब ये किरणें गमन करती है, ठीक है, तो इन किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों का समूह। किरणों का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज का तो प्रकाश पुंज का सीधा परिभाषा होता है क्या, कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज। अब अगला होता है समानांतर किरण पुंज। अच्छा, प्रकाश पुंज क्या है, इस समानांतर गमन करे, कुछ ऐसे भी गमन कर सकती है, कुछ ऐसे भी क्या हो सकती है, गमन कर सकती है, कुछ एक सोर्स से निकलकर गमन कर सकती है। इन सबको हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज कहेंगे। अब होता है समांतर किरण पुंज। जब किरणें गमन करती हैं तो उनके गमन का पथ जो होता है जब समान अंतर पर होता है, जब किरणें गमन करती है, मान लो किरण गमन करती है, तो यहाँ से और इस बिंदु का जब अंतर यानी डिस्टेंस देखा जाए, यहाँ से और यहाँ तक, बिल्कुल ये भी यहाँ से यहाँ तक, अगर ये दोनों समान हो रहा है, हर एक बिंदु पर ये समान होता है, तो इसे कहते हैं समानांतर। और जब किरणें समानांतर गमन करती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों का वो समूह जो समान अंतर पर गति करते हुए जाता है उसे क्या कहते हैं, समानांतर। अगला होता है सांसित किरण पुंज। सांसित किरण पुंज ये क्या होता है? तो होता यह कि कहीं दूर दराज से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक बिंदु पर आकर अगर केंद्रित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सांसित किरण पुंज। जैसे हम देखते हैं इसे, ये एक बिंदु है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, फिर यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है, फिर इन बिंदुओं से क्या करती है, ये प्रकाश की किरणें आती है, ठीक है, और किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, ठीक है, तो उसे कहेंगे सांसित या केंद्रित। ठीक है, तो किरणों का वह समूह जो कहीं से आते हुए किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सांसित किरण पुंज। अच्छा, इसी में एक और चीज आता है, अपसरित किरण पुंज। अपसरित किरण पुंज ये क्या होता है? ये होता है कि जब किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब चलती है तो फैल जाती है। जैसे मान लीजिए हम टॉर्च लेते हैं और टॉर्च से जब बांधते हैं तो क्या होता है, वहां से जब चलती है प्रकाश की किरणें तो फैलती चली जाती है। लेकिन अगर उसके मुख पर कोई उत्तल लेंस लगा दिया जाए तो क्या होगा, उत्तल लेंस, जैसे मान लो ये टॉर्च, और यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दिया, तो जब ये प्रकाश की किरणें चलेगी, ठीक है, तो ये केंद्रित करेगा, क्योंकि उत्तल लेंस के जो मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, समानांतर हो जाता है। इतना ही नहीं, ये समानांतर होके जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन वायुमंडल के धूलकर इसे क्या करते हैं, फैला देते हैं, और कुछ ऐसी प्रकाश की किरणें क्या होती है, गमन करने लगती है। ठीक है, तो किसी बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है जब
किसी सोर्स से निकलती है तो वो फैलती चली जाती है, और जिस सोर्स से निकलकर वो फैलती जाती है, ठीक है, उसे तो प्रकाश स्रोत कहेंगे, लेकिन इसके गुण को क्या कहेंगे? अपसृत किरण। इसके बाद आता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या है? वो माध्यम जिससे प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है उसे कहते हैं पारदर्शी माध्यम। एक होता है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें चलती है तो उससे पार होकर नहीं जा सकती, उसे अपारदर्शी। लेकिन इसी में एक होता है पारभासक। अच्छा, पारदर्शी की थी, पारदर्शी वस्तु क्या है? शीशा हो गया, कांच हो गया, कांच या शीशा या प्रिज्म हो गया ना, जिसके आर पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? आ जा सकती है। और एक रेरर और डेंसर, रेरर माध्यम होता है, ठीक है। तो वायु को माध्यम हम नहीं कर सकते, वहां पर जो ईथर कार्बनिक माध्यम होता है उसे कर सकते हैं, लेकिन वायु में प्रकाश की किरणें आर पार आ जा सकती है, ठीक है, उसे भी हम पारदर्शी की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके बाद आता है अपारदर्शी, जैसे पत्थर से होकर प्रकाश की किरण नहीं जा सकती, लकड़ी से भी नहीं जा सकती। लेकिन पारभासक क्या होता है? हाँ हाँ, भीगे हुए क्या तेल में कागज, अगर उससे दिया जाए तो प्रकाश की किरणें जाएगी, कुछ भाग जाएगी, कुछ अवशोषित हो जाएगी, कुछ छितरा जाएगी। घिसा हुआ कांच, ये क्या कहलाते हैं? पारभासक कहलाते हैं। अब एक चीज और आता है इसमें, दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। दीप्त और अदीप्त। तो दीप्त किसे कहते हैं? बोलो। स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे बॉल वैसी वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु। और जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जैसे कि अगर चंद्रमा को कहेंगे दीप्त या अदीप्त, क्यों? क्योंकि किसी अन्य वस्तु के प्रकाश से, किसी अन्य तारे के प्रकाश से क्या हो रहा है? उछमक रहा है, ठीक है। तो वैसी वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, और वैसी वस्तु जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कोई बताएगा? बोलो तो। उससे क्या लेंगे? बोलो तो। प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है, तो इसके मार्ग में कोई हल्की वस्तु आ जाती है। तो प्रकाश की किरणें गमन कर रही है, तो वैसे स्थिति में इसके मार्ग में जब कोई हल्की वस्तु आती है तो प्रकाश की किरण यहाँ से, जब ये हल्की वस्तु यहाँ आ गई तो ये प्रकाश की किरणें इससे मुड़कर, और क्या होती है? मतलब अगर ऐसा है तो जब प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो ये यहाँ से इसे मुड़कर और पुनः इसके अपने ही पथ पर आगे बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का। तो यहाँ पर जब कोई हल्का कण आता है तो ये मुड़ गया, ये ना कि यहाँ से विचलित होकर ऐसे चला गया, ऐसा नहीं जाता। अगर ऐसा चला गया तो वो क्या करेगा? परिवर्तन। लेकिन अगर वहीं से मुड़कर पुनः अपने ही पथ पर अगर वापस बढ़ जाता है आगे, तो इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ज्यादा लंबा हो जाएगा ना आता जो हम करेगा दिखाई नहीं जगह और एक आगे अपनी गाल को लिखा हुआ अच्छा
प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति से क्या समझते हैं? प्रकाश का जो अपना नेचर होता है, जो गुण होता है, उसी को कहते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो देखो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? तो प्रकाश जो होता है जब वो गमन करता है तो उसके अगर तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो इसका रेंज जो होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच होता है। प्रकाश का जो परास होता है, चूंकि प्रकाश में सातों रंग का मिश्रण है, वैज्ञानिक नाम ना, तो जब सातों रंग का मिश्रण है तो 400 से लेके और 7 से सातों रंग के तरंगदैर्घ्य इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं प्रकाश का परास जो होता है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर वो कितना होता है? 10 के पावर माइनस 9 मीटर। जिसे अगर लिखना चाहते हैं तो 400 गुणे 10 के पावर माइनस 9 मीटर से लेकर 2 कितना लिखेंगे? 700 गुणे 10 के पावर माइनस 9 मीटर के बीच होता है। जिसे अगर अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर से लेकर कितना होता है? 7 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक। कभी कभी किसी किताब में इसे सेंटीमीटर में देता है, तो इसे क्या लिखेंगे? 4 गुणे 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर से लेकर कितना होता है? 7 गुणे 10 के पावर माइनस 9 सेंटीमीटर के बीच। प्रकाश का यह गुण होता है कि इसके मार्ग में अगर कोई हल्की वस्तु आए तो उसे प्रकीर्णित कर सकता है, अर्थात प्रकाश द्रव्यमान युक्त माना जा सकता है, जिसे न्यूटन ने माना भी था। उसे कणिका का रूप माना था। बाद में जाकर उस सिद्धांत को क्या किया गया? गलत साबित किया गया। लेकिन कुछ घटनाएं अभी भी सही है। चूंकि प्रकाश में ऊर्जा होता है, इस आधार पर भी कह सकते हैं किसी वस्तु को ऊर्जावान भी वो कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर स्वरूप, अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है कि जब किसी सोलर लैंप पर पड़ती है तो उससे क्या होती है? एक फोटोन ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा? जिसे हम कहते हैं फोटोन। जहाँ एच जो होता है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, यानी प्लांक का नियतांक होता है। और इसके मान की बात की जाए तो 6.67 2 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल होता है। चूंकि ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है, तो इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जब सोलर लैंप पर पड़ती है तो सोलर लैंप पर पड़ने के बाद उसमें एचनी फोटोन ऊर्जा जब सोलर पर पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। और वही उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो बैटरी में जाता है तो बैटरी को चार्ज करता है, जिसको हम अपने दैनिक कार्य में क्या करते हैं? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक ऊर्जा का रूप होता है। इसके बाद प्रकाश के वेग की बात करते हैं तो प्रकाश का वेग 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, अर्थात 1 सेकंड में 3 लाख मीटर पर सेकंड की 3 लाख मीटर क्या करता है? दूरी को तय करता है। प्रकाश जो होता है जब वो गमन करता है तो वो गमन पथ में 2 तरह की घटनाओं को व्यक्त करता है। अगर वो निर्वात या वायु में गमन कर रहा हो तो वैसे स्थिति में तरंग के रूप में गमन करता है। लेकिन किसी द्रव्यात्मक माध्यम जैसे दूध में, पानी में, तेल में, अगर ऐसे माध्यमों में गमन कर रहा है तो कण की तरह व्यवहार करता है। इन सब घटनाओं के आधार पर प्रकाश और भी व्याख्या करता है। प्रकाश प्रवर्तन, किन किन घटनाओं की व्याख्या करता है प्रकाश? तो प्रकाश जो होता है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, अवशोषण, उत्सर्जन, आदि घटनाओं की व्याख्या करता है। अर्थात ये परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, अवशोषण, उत्सर्जन इत्यादि घटनाओं को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। इसमें व्यतिकरण एक मुख्य चीज है। जैसे परिवर्तन क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें, परिवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें
किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो परिवर्तित होकर पुनः अपने ही माध्यम में अपने ही माध्यम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन करती है। लेकिन अगर ये बीच वाला माध्यम जल हो या कोई इससे ज्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम हो तो क्या करती है, अपने मुख्य पथ से क्या होता है, मुख्य पथ अगर ये है तो अपने मुख्य पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। विचलित होती है तो चलती किस तरह से, अगर ये विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकती है, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। इस तरह ये परिवर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करती है। विवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश की किरणों के मार्ग में जब कोई हल्की वस्तु आ जाती है तो उससे मुड़कर अपने ही पथ पर, उससे मुड़कर पुनः अपने ही पथ पर, इन्हें कि परिवर्तित हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, अपने ही पथ पर आगे की तरफ बढ़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन क्या होता है, तो इस बात को समझते हैं। विवर्तन होता है कि जैसे कि ये एक प्रकाश गमन कर रहा है, यहां से ये एक प्रकाश गमन कर रहा है, इसका अपना तरंगदैर्ध्य, इसका अपना तरंगदैर्ध्य होगा। एक और ये दो टाइप के क्या है प्रकाश, मतलब लाल या पीला कुछ भी कहा जा सकता है, हरा नीला कुछ भी कहा जा सकता है। तो जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर ये क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही है, यानी कि जैसे एक तरफ अगर मान लो एक प्रकाश इधर से दिया गया तो एक प्रकाश इधर से दिया गया, तो जिस बिंदु पर वो दोनों एक दूसरे को काटती है तो हो सकता है कि वहां पर प्रकाश का वेग बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए। दो घटना हो, या तो वहां पर प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा और नहीं तो उसके बाद प्रकाश का वेग घट जाएगा। तो अगर वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो यहाँ पे एक घटना उत्पन्न करता है, चाहे जिसे हम कहते हैं संपोषी और विनाशी। पहले इसको बाद में बता दें, पहले ये समझो। जब दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर गुजरती है तो या तो वहां पर प्रकाश का वेग बढ़ जाता है और नहीं तो घट जाता है। इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं, व्यतिकरण। अब यहाँ पर दो चीज लागू होती है। अगर प्रकाश का वेग बढ़ गया, प्रकाश का वेग जो है अगर बढ़ गया तो इसे कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बोला जाता है, संपोषी व्यतिकरण। लेकिन यदि प्रकाश का वेग घट गया तो उस स्थिति में इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण। इस तरह व्यतिकरण के संबंध में दो घटनाएं उत्पन्न होती हैं। पहला क्या होता है संपोषी और दूसरा क्या होता है विनाशी व्यतिकरण जिसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो जिस स्थान पर अध्यारोपित होती है उस स्थान पर या तो प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है। इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए नया पॉइंट है। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब प्रकाश का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, वैसे स्थिति के लिए इसे क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण। लेकिन यदि प्रकाश का वेग घट जाता है उसे क्या कहते हैं, विनाशी। अब होता है ध्रुवण। तो ध्रुवण क्या होता है, समझते हैं इसको। ध्रुवण क्या होता है, जैसे अगर ये एक काठ का मान लेते हैं टुकड़ा है या एक प्लेट ले लेते हैं कोई धातु का, ये भी मान सकते हैं, और हम इधर से प्रकाश की किरणों को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और यहां पर एक छिद्र कर लिया जाए, एक छिद्र। अगर छिद्र कर दिया जाए तो पॉइंट नोट करें, जब ये प्रकाश की किरण इधर गमन कर रही थी, ये जो प्रकाश की किरण इधर जाएगी तो इधर सीधा इधर से ऐसे निकल जाना चाहिए, इस माध्यम से इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि मान लो कि जैसे कि अगर यहाँ पर ये बॉडी है, अगर यहाँ पर छेद कर दिया जाए और प्रकाश की किरण को यहाँ से दिया जाए तो प्रकाश की किरण इस पर तो फैलेगी ही फैलेगी, बाहर जब जाएगी तो ये पूरे माध्यम को क्या होती है, ऐसे पूरे माध्यम को भरती हुई जाती है, इस पूरे माध्यम को क्या करती है, भरती हुई गमन करती है। तो
ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें गमन करती है तो एक तरंग के रूप में गमन करती है, दूसरी तरंगे उसे फिर काटती है, तीसरी तरंगे फिर उसे काटती है। तो जिन बिंदुओं को काटती है वहां पर यह घटना उत्पन्न होता है व्यतिकरण, और जब व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होता है तो वहां पर एक संपोषी और विनाशी दोनों घटनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो वो जब दोनों घटनाएं उत्पन्न होती है तो वो माध्यम को क्या करती है, और भी भरती हो जाती है, वहां से डिफ्रिंज उत्पन्न होती है, मैंने डबल। देखो सोचने वाली चीज है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से जा रहा है ये प्रकाश की किरण, तो ये इसे इधर चला जाना चाहिए, लेकिन पूरे माध्यम को क्या होती है, भरती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये गमन करती है तो यहाँ से तरंग के रूप में, चूंकि द्रव्यात्मक माध्यम से जब गुजरती है तो किस रूप में जाती है, कण के रूप में। लेकिन अगर ये तरंग के रूप में, चूंकि यहाँ से क्या करें, छिद्र से पार करिए, तो चूंकि यहाँ से जब जा रही है तो एक तरंग का निर्माण करती है, ये तरंगे और भी तरंगों का निर्माण करती है। तो ये जिन जिन स्थानों पर जाती है ये एक दूसरे, ये तरंगे भी एक दूसरे से क्या होती है, काटती हुई निकलती है। ये तरंगे एक दूसरे क्या करती है, काटती हुई निकलती है। जिन जिन स्थानों पर ये काटती है वहां पर व्यतिकरण की घटना उत्पन्न होती है। व्यतिकरण की घटना जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है विनाशी और एक होता है क्या, संपोषी। तो विनाशी हो तो डार्क उत्पन्न करेगा, अंधेरा, वेग कम होगा तो अंधेरा उत्पन्न करेगा। लेकिन जैसे ही अगर संपोषी हुआ उस स्थिति में क्या करेगा, ब्राइट उत्पन्न करेगा। तो वो अगले फ्रिंज को तैयार करता है, एक अगले फ्रिंज, उसको माध्यम को क्या करती है, भरते हुए चलती है। यही कारण है कि प्रकाश की किरणें को अगर किसी माध्यम से भेजा जाए और तो पूरे माध्यम को क्या होती है, भरते हुए गुजरती है, जैसे हम कहते हैं ध्रुव। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अवशोषण। तो प्रकाश की किरणें जो होती है, जब मान लो कि हम लोग कहते हैं कि मान लो कि काला प्रकाश को, काले प्रकाश को, चाहे काले वस्तु को अगर प्रकाश को दिया जाए तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वो शोषित करके रख लेता है, उस प्रकाश को शोषित करके रख लेता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि प्रकाश में क्या होता है, ऊर्जा होता है, और कुछ वस्तु ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। इसलिए इस घटना को, जैसे कोई वस्तु ऐसी हुई जो प्रकाश को ऑब्जर्व करके रख ली, इसे हम अवशोषण। और कुछ वस्तु होती है, जैसे कहने का मतलब स्टील है, अगर हम प्रकाश को उस पर देते हैं तो और ज्यादा चमकता है, सोना हो गया वो और ज्यादा क्या होता है, चमकता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा को जब ग्रहण करता है तो अतिरिक्त ऊर्जा के साथ वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिसके चलते प्रकाश को वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है, यह प्रकाश उत्सर्जित। इसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश जो होता है वो कण तथा तरंग दोनों का स्वभाव रखता है, वही डेट नेचर, डबल नेचर। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो होता है प्रकाश कण और तरंग क्या कहता है, दोनों का स्वभाव, कण और तरंग दोनों का क्या करता है, स्वभाव रखता है। जब वो किसी द्रव्यात्मक माध्यम के साथ द्रव्यात्मक माध्यम में जब वो गमन करता है तो कण की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब वो वाह्य निर्वात में गमन करता है, वाह्य निर्वात में गमन करता है तो किस रूप में व्यवहार करता है, तरंग के रूप में व्यवहार करता है। इसी चीज को कहा गया आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। और इसकी व्याख्या न्यूटन के कणिका सिद्धांत, कण की जो व्याख्या है न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर क्या होती है, हो जाती है।